Welcome back to all of you at Step Up Defense Academy YouTube channel. Myself Vijay Kumar, lecturer in physics. My dear friends, today in this video we will study about Newton's laws of motion. आज का जो वीडियो है इसमें हम न्यूटन की गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था, जड़त्व के बारे में हमने पढ़ा था, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस किया था, और लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था रेखीय संवेग का, लीनियर मोमेंटम का। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं न्यूटन के गति के नियम। लेते हैं सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। सो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्शिया कॉन्सेप्ट। जड़त्व का जो सिद्धांत है, जड़त्व का जो गुण है, उसी पर आधारित है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, राइट। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। अब देखो, जैसा कि गैलीलियो ने बता दिया था कि इनर्शिया तीन प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है, एक गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है, और एक दिशा का जड़त्व होता है, ठीक है। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो भी किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। इसलिए न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको हम तीन प्रकार से उसके कथन लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड बाय थ्री वेज बेस्ड ऑन इनर्शिया। सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसका प्रथम कथन क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो पहला कथन है वो आधारित है स्थिर अवस्था के जड़त्व पर, और बहुत ही आसान कथन है ये कथन, 9th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण वह वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल बी कंटिन्यूअसली इन रेस्ट until and unless we apply any external force. This is the statement. Clear? Statement is very easy. कथन बहुत आसान है। कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, इसके जो उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे कि स्थिर अवस्था के जड़त्व के आधार पर कौन कौन से उदाहरण हैं डेली लाइफ में, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो स्थिर अवस्था के जड़त्व के आधार पर समझाए जाते हैं, घटित होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि घोड़े पर बैठा जो व्यक्ति होता है वो घोड़े के अचानक दौड़ने से पीछे की ओर गिर जाता है। बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, छोटी क्लासों से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। पैर पहुंचने वाले कारपेट को छड़ी से पीटने पर मिट्टी के कण उससे गिरना शुरू हो जाते हैं। पैर पहुंचने का जो कारपेट होता है, जो घरों में नॉर्मली हम रखते हैं, तो उसको हाथ में लेके और उसको जब हम छड़ी से पीटते हैं तो उससे मिट्टी के कण नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, मिट्टी गिर जाती है। ये भी न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उस पर ही आधारित है और स्थिर अवस्था के जड़त्व पर आधारित उदाहरण है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर बेस्ड है। ओके, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय ए स्टिक, then dust particles will start to remove from it. Okay, so this is our second example. Third example, पेड़ की टहनी को हिलाने पर उस पर लगे फल गिरना शुरू हो जाते हैं। This is also a well-known example or very easy example which is happening in our daily life. हमारी डेली लाइफ में ऐसा होता है। पेड़ की टहनी, तो पेड़ की टहनी को अगर अपन हिलाते हैं पकड़ के, तो जो पेड़ की टहनी पे जो फल लगे होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी स्थिर अवस्था के जड़त्व पर ही आधारित है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर ही आधारित ये उदाहरण है। ओके, तो ये तो तीन उदाहरण थे जो आसान हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है। अब हम आगे लेते हैं दो एग्जाम्पल और। दोस्तों देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देखो जैसे ग्लास है,
और इस ग्लास पे एक ग्लास पे एक प्लेइंग कार्ड है वो रखा हुआ है. प्लेइंग कार्ड इज केप्ट ऑन ए ग्लास. ओके. और ये जो प्लेइंग कार्ड है, इस प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक कॉइन, एक सिक्का, एक कॉइन है वो इस प्लेइंग कार्ड के ऊपर रखा हुआ है. ये जो प्लेइंग कार्ड है, अगर इस प्लेइंग कार्ड को हम सडनली जोर से इस प्लेइंग कार्ड को बहुत फास्टली अगर इसको अपन खींचते हैं तो जो सिक्का है वो सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा. ठीक है. तो ये जो घटना है, ये जो प्रैक्टिकल है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर ही बेस्ड है. ये भी न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है उसी पर आधारित है. इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट लागू होता है. ठीक है. क्योंकि ये जो प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड पे सिक्का था. प्लेइंग कार्ड और सिक्का दोनों रेस्ट में थे शुरू में. अब प्लेइंग कार्ड को जब हम सडनली बहुत फास्टली जब हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, तो प्लेइंग कार्ड पे तो हमने फोर्स अप्लाई कर दिया. प्लेइंग कार्ड फोर्स अप्लाई करेगा सिक्के पे. तो सिक्का जो है, सिक्का अपने इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण सिक्का अपनी स्थिर अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है. इसलिए सिक्का गति नहीं कर पाता है, प्लेइंग कार्ड गति करता है और सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है. ठीक है. ये फोर्थ एग्जाम्पल है. ये भी इजी एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है. लास्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, फिफ्थ एग्जाम्पल. फिफ्थ एग्जाम्पल में हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ एग्जाम्पल कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी गया है. फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो ये रूफ है, छत है, और इस छत से एक धागा बांध दिया गया है. इस धागे के साथ में, ये जो धागा है, इस धागे के साथ एक बॉक्स है, वो बॉक्स इस धागे से लटकाया गया है और एक धागा इस बॉक्स से नीचे की ओर बांधा गया है. ठीक है. ये जो है ए और ये है वो बी. ये जो ऊपर वाला थ्रेड है, इस ऊपर वाले थ्रेड को ए थ्रेड बोल देते हैं, नीचे वाले थ्रेड को बी थ्रेड. ये बी धागा है, ये ए धागा, और बीच में है बॉक्स. इस बॉक्स का अपना एक पर्टिकुलर मास है, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है. क्या होता है, अब इसमें दो कंडीशन है. यहां आपने फोर्स अप्लाई किया F, इस पे F फोर्स अप्लाई करके और इसको हम पुल करते हैं, इसको खींचते हैं. अब दो कंडीशन है. आपने जो फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया और इसको स्टेडी पुल आप करते हो. स्टेडी पुल का मतलब है कि बल लगाया आपने और बल लगाने के साथ आपने इसको धीरे धीरे खींचना शुरू, मतलब धीरे धीरे आप बल बढ़ाते जा रहे हो. ठीक है. आपने फोर्स लगाया और आप फोर्स को एकदम सडनली अप्लाई नहीं करते हो, अचानक से आप अप्लाई नहीं करते हो. अगर आप फोर्स को सडनली अप्लाई करोगे, एकदम फास्टली आप अचानक से फोर्स अप्लाई करोगे, उस कंडीशन में तो ये जो थ्रेड है यहां से ब्रेक होगा, बी पॉइंट से ब्रेक होगा. अगर आपने फोर्स सडनली अप्लाई किया है, बहुत तेजी के साथ आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया है क्विकली, तो उस कंडीशन में तो ये थ्रेड बी पॉइंट से ब्रेक हो जाएगा, यहां से बी पॉइंट से टूट जाएगा. राइट. और अगर आपने फोर्स इस पे अप्लाई किया और फोर्स आपने स्टेडी फोर्स आपने इस पे अप्लाई किया, मीन्स आप फोर्स को धीरे धीरे टाइम के रेस्पेक्ट में अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. सडनली फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, बहुत ही आराम से आप फोर्स अप्लाई किया और फोर्स धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हो. उस कंडीशन में ये जो थ्रेड है वो पॉइंट ए से ब्रेक होगा. बात समझ में आ रही है? दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये भी स्थिर अवस्था की जड़त्व पर ही आधारित है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है दैट इफ फोर्स इज अप्लाइड सडनली देन द थ्रेड विल बी ब्रेक्ड फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट पी. अगर फोर्स को अचानक से क्विकली, बहुत ही फास्टली अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो थ्रेड बी पॉइंट से टूटेगा. और अगर इस फोर्स को आप स्टडी फोर्सेस पे अप्लाई करते हो और ये जो बल आप लगाते हो, ये धीरे धीरे बल आप बढ़ा रहे हो, बहुत टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये जो थ्रेड है वो पॉइंट ए से टूटेगा. क्लियर है? अब क्या होता है कि जब आप सडनली इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, बहुत अचानक से आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स पॉइंट ए तक
नहीं इफेक्ट कर पाता है, पहुंच नहीं पाता, बिकॉज ये पूरा सिस्टम पहले से रेस्ट में है। कंप्लीट जो सिस्टम है वो पहले से क्या है, रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है। तो जो बल आपने लगाया वो बल अगर बहुत क्विकली आप लगाते हो, बहुत फास्ट अगर बल आप लगा देते हो, तो वो फोर्स जो है वो पूरे सिस्टम पे एक साथ अप्लाई नहीं हो पाता, अपोज हो जाता है वो फोर्स। क्लियर है? और स्टेडी फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे अगर बल को बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो बल है वो ए पॉइंट तक इफेक्ट डालता है और ए पॉइंट से टूटता है। क्लियर है? सो दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ we will study second part of Newton's first law. Okay, and the second part is inertia of motion. जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, उसका जो सेकंड पार्ट है, मींस जो उसका सेकंड स्टेटमेंट है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन पे बेस्ड है। गति का जो जड़त्व है उसके आधार पे न्यूटन की गति के प्रथम नियम का द्वितीय कथन है। ठीक है, वो अभी हम पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा कथन, जो गति के जड़त्व पर आधारित है, इनर्शिया ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर, माय फ्रेंड्स, मैंने जो यहां पे लाइन लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गतिशील है तो यह लगातार गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, then it will be continuously in motion until and unless we apply any external force. This is the second statement of Newton's first law based on inertia of motion. ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक समान चाल से वो गतिशील होनी चाहिए। एक समान चाल से गतिशील कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन उसका होना चाहिए। एक समान चाल से गतिशील है, इसका मतलब है उसकी चाल में कोई कमी या वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स है वो कम ज्यादा कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और सरल रेखीय पथ पर वो गतिशील होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सरल रेखीय पथ पर गतिशील नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर उसका मोशन नहीं होगा, तो जैसे मान लो सर्कुलर मोशन है, एक समान चाल से तो सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, एक समान चाल से तो वृत्तीय गति भी हो सकती है, लेकिन अगर एक समान चाल से वृत्तीय गति होगी तो फिर वहां तो अभिकेंद्रीय बल लगा हुआ रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सरल रेखीय पथ की बात की गई है। तो ये जो दूसरा कथन है इसकी कुछ खास बातें हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गतिशील है तो यह लगातार गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। तो यह लगातार गतिशील ही रहेगी। गतिशील ही रहेगी कहने का मतलब है कि यह लगातार उसी चाल के साथ लगातार उसी चाल से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं, यानी कहने का मतलब अगर उसकी चाल को हम कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कोई बाह्य बल हमें लगाना ही पड़ेगा। ये जो कथन है ये अपनी जो डेली रूटीन है, अपनी जो डेली लाइफ है उससे थोड़ा मेल खाता हुआ नहीं है, कुछ डिफरेंट लग रहा है हमें। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी है, अगर वो किसी सीधी सड़क पे, जैसे सीधा हाईवे है, उसके ऊपर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो चल रही है, एक समान चाल से अगर वो चल रही है, तो हम देखते हैं कि उस पर लगातार बल लगाने की जरूरत है, यानी कि जो इंजन है वो इंजन उस पर लगातार फोर्स लगा के रखता है, तभी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बन पाती है। जबकि ये कथन कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है तो देखो, एक तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल उस पर लगा हुआ है टायर और सड़क के बीच में, दूसरा उस पर हवा का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर भी है उसमें। तो ये जो हवा का प्रतिरोध है, टायरों पे जो घर्षण बल है, ये विरोधी बल है, ये अपोजिंग फोर्स है। तो ये विरोधी बल हैं, तो इन विरोधी बलों को जीरो बनाए रखने हैं, या विरोधी बल जितने लग रहे हैं उसके बराबर बल इंजन को लगातार लगाए रखना पड़ेगा, बाकी कोई बल इंजन नहीं लगाता है। अगर ये विरोधी बल जीरो हो जाएं तो फिर वहां किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी। उस कंडीशन में वो जो गाड़ी है वो लगातार एक समान चाल से लगातार चलती ही रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है।
देखते हैं इसके उदाहरण एग्जाम्पल। तो वही एक तो घोड़े वाला, तेज दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुकने पर घुड़सवार गति की दिशा में आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, गति का जड़त्व है, घोड़ा भी तेजी से दौड़ रहा है और उसके ऊपर बैठा जो व्यक्ति है वो भी तेजी से, मतलब दोनों की गति सेम थी। अब घोड़ा अचानक रुक गया तो घोड़े ने तो बल लगा के और अपने आप को रोक लिया, लेकिन वो जो उस पे व्यक्ति बैठा था, जो घुड़सवार है, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसमें गति का जड़त्व उपस्थित है, तो वो जो बॉडी है वो नहीं रुकेगी, क्योंकि उस पे वो बाह्य बल एकदम से नहीं लगा। वो बाह्य बल घोड़े ने अपने पैरों से अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे तो लगा लिया, लेकिन उस व्यक्ति पे वो बाह्य बल अचानक से नहीं लग पाया, इसलिए वो जो व्यक्ति है उसका शरीर गतिशील ही रहना चाहता है, इसलिए वो अचानक आगे गिरता है। दूसरा एग्जाम्पल है लॉन्ग जंप लेने से पहले धावक कुछ दूरी से दौड़कर आता है। लॉन्ग जंप लेने वाले जो होते हैं, एथलीट जो होते हैं, तो वो लॉन्ग जंप, जितना लॉन्ग जंप उनको लेना है तो वो क्या करते हैं, उससे पहले कुछ पीछे जाते हैं और दौड़ कर आते हैं। तो दौड़ कर आने से क्या होगा कि उनमें गति का जड़त्व उपस्थित हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन उनमें डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से वो लॉन्ग जंप ले पाने में सक्सेस होते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रिकेट में भी होता है। क्रिकेट में बॉलर जो होता है वो जितनी फास्ट बॉल फेंकना चाहता है तो वो उतना ही लॉन्ग रनिंग जो है वो कंप्लीट करता है, उतना ही लंबे से दौड़ के आता है वो, तो उससे फास्ट बॉल, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन पर ही आधारित है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है किसी बर्तन में भरे गाढ़े द्रव को बर्तन से गिराने के लिए बर्तन को तेजी से गति करवाकर अचानक रोका जाता है। कोई भी बर्तन है, उसमें मान लो कोई गाढ़ा द्रव भरा हुआ है, तो उस गाढ़े द्रव को अगर हम गिराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बर्तन को तेजी से गति करवाते हैं, उसको तेजी से गति करवा के रोक देते हैं। तो बर्तन को तो रोक लिया हमने बल से, उसके अंदर जो गाढ़ा द्रव था वो, उस पर वो बल अचानक से नहीं लग पाएगा, इसलिए गाढ़ा द्रव उससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे घोड़े वाला एग्जाम्पल है, वैसा ही ये एग्जाम्पल है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है। इसी के साथ ये जो स्टेटमेंट है इनर्शिया ऑफ मोशन वाला, गति का जड़त्व, इस पर और भी बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। जैसे बस होती है, चलती हुई बस से अगर कोई व्यक्ति कूदता है तो वो बस की दिशा में कुछ देर तक दौड़ता चला जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। और अगर वो नहीं दौड़ेगा बस की दिशा में तो वो गिरेगा। ठीक है, तो ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रेन वाला एग्जाम्पल है कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, एक समान चाल से वो गतिशील है ट्रेन। तो उस ट्रेन में बैठा व्यक्ति अगर किसी सिक्के को उछालता है तो वो सिक्का पुनः उसी के हाथ में आके गिरेगा, क्योंकि ट्रेन एक समान चाल से गतिशील है, व्यक्ति भी उसी चाल से गतिशील है, सिक्का भी उसी चाल से गतिशील है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन उनमें है सब में, तो सिक्का वापस उसी के हाथ में गिरेगा। ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन पर ही आधारित है। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन एग्जाम्पल पे नेवी एयरफोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसके तीसरे कथन का जो है उस पे हम बात करते हैं कि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है उन पे हम बात करते हैं। ओके, देखते हैं दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। प्रथम नियम का जो तीसरा कथन है वो दिशा के जड़त्व पर आधारित है। कथन क्या है, एक समान चाल से सरल रेखे पथ पर गतिशील, एक समान चाल से सरल रेखे पथ पर गतिशील कोई कण अपने आप अपनी गति की दिशा को बदल नहीं सकता, अर्थात बाह्य बल लगाने पर वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कोई कण एक समान चाल से यदि किसी सरल रेखीय पथ पर गतिशील और उसकी गति की दिशा को हम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस पर कोई ना कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हम बाह्य बल लगाएंगे उसकी गति की दिशा को बदलने के लिए, तो वो कण अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसे ही कहा गया है दिशा का जड़त्व। क्लियर? डायरेक्टली बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो इस पे जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, गतिशील वाहन के टायरों से चिपका हुआ जो कीचड़ है, मड, वो टायर के स्पर्श रेखा के अनुदिश गतिशील होता है। जैसे टायर का व्हील है, ठीक है, ये जो है टायर का क्या है, व्हील, और ये नीचे कीचड़। अब ये टायर ऐसे गति कर रहा है, ये इसका घूमने की दिशा है। तो जो कीचड़ उछलता है, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है, आराम से आप सब समझते हो, देखते हो आप। तो कीचड़ है, कीचड़ जो है इस टायर की से चिपका हुआ कीचड़ ऐसे स्पर्श रेखा के अनुदिश टेंजेंशियली
टेंजेंशियल स्पर्श रेखा के अनुदिश ये जो कीचड़ है ये ऊपर जाता है, ठीक है। इस तरह से ऊपर तक कीचड़ जो है वो अलग अलग दिशा में जाता है। और जो जैसा कि जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, उनके यहाँ पे हम एक बॉडी के साथ में मड गार्ड लगा के रखते हैं। मड गार्ड मतलब जो कीचड़ से सुरक्षा करता है, मड गार्ड वहाँ लगा के रखते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इस मड गार्ड पे पूछा जाता है दैट मड गार्ड इन व्हीकल इज बेस्ड ऑन विच न्यूटन्स लॉ। ये जो मड गार्ड है ये न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तो प्रथम नियम इसमें लागू होगा और इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो कीचड़ है, कीचड़ टायर घूम रहा है, तो ये कीचड़ स्पर्श रेखा के अनुदिश क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि टायर घूम रहा है, वर्ताकार पथ है, सर्कुलर मोशन है। ये जो कीचड़ है, कीचड़ सर्कुलर मोशन कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा? ये वर्तीय पथ पे गति क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में लगातार जो है वो डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब दिशा है उसका लगातार परिवर्तन चलेगा। अब दिशा में लगातार परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? बल की आवश्यकता होती है, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हम कहते हैं। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इस कीचड़ को नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अपनी गति की दिशा को नहीं बदल पाएगा। इसलिए कीचड़ जो वो स्पर्श रेखा के अनुदिश गतिशील होना शुरू हो जाता है, टेंजेंशियली मोशन में आ जाता है, राइट। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो एक धागा है, रस्सी है, उस धागे से बांध के, उस धागे से बंधा जो एक पत्थर है, धागे से बंधे एक पत्थर को हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, तो धागे का जो तनाव है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे का तनाव अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। और इस धागे का जो तनाव है, ये तनाव अभिकेंद्रीय बल का यहाँ पे काम करेगा और यही उस पत्थर की गति की दिशा को लगातार बदल रहा है, ठीक है। इसलिए वर्ताकार पथ है वो पॉसिबल हो पा रहा है, वर्तीय गति। लेकिन जैसे ही धागा टूट जाता है, तो धागा टूटते ही आप देखो पत्थर किधर जाएगा। धागा जैसे ही टूटा, धागा टूटते ही अभिकेंद्रीय बल खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे फिनिश, और सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो अब वो जो पत्थर है वो वर्ताकार पथ पे गति नहीं कर पाएगा, वो सरल रेखीय पथ पे गति करेगा। तो धागा जैसे ही टूटता है, धागा टूटते ही पत्थर जो है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश टेंजेंशियली सीधा स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे बेस्ड हैं वो। उनमें से जैसे हम एक लेते हैं नाइफ, चक्कू। चक्कू जो है नाइफ है, चक्कू को जब शार्पनिंग, क्या हुआ? चाकू। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं चाकू, नाइफ। चाकू को जब शार्प किया जाता है, नुकीला किया जाता है, तो जब उसको नुकीला करते हैं तो उसकी जो चिंगारी बनती है, वो चिंगारी भी टेंजेंशियली ही मोशन में आती है, वो भी स्पर्श रेखा के अनुदिश गतिशील होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये भी डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे ही बेस्ड एग्जाम्पल है। इसके साथ एक प्रैक्टिकल लाइफ में और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे डॉग और रैबिट, खरगोश और कुत्ते का एग्जाम्पल है। एक खुला ग्राउंड है, उसमें कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, तो कुत्ता जो होता है वो खरगोश को जल्दी से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि खरगोश जो है, खरगोश ऐसे जिग जैग पाथ पे चलेगा, वो खरगोश है वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, जबकि कुत्ता उसके बराबर टेढ़ा मेढ़ा या जिग जैग पाथ पे नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि खरगोश है उसका मास कम है और डॉग जो है उसका मास ज्यादा है, जो कुत्ता है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए डॉग का जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो ज्यादा रहेगा उसके, यानी कि कुत्ता अगर अपनी गति की दिशा को बदलना चाहता है तो उसको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, और खरगोश जो है वो अपनी गति की दिशा को बदलता है तो उसको कम बल की आवश्यकता होती है, इसलिए खरगोश जल्दी जल्दी अपनी दिशा को बदल लेता है, लेकिन कुत्ता उसके साथ साथ फटाफट दिशा को बदल नहीं पाता। इसलिए एक डॉग जो है, कुत्ता है, वो टेढ़े मेढ़े दौड़ते हुए जो खरगोश है उसको जल्दी से कैच नहीं कर पाता। ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर ही बेस्ड है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों हमने स्टडी कंप्लीट की न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, थैंक्स।